हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बैंकर्स व्यू में दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग बताए हैं पहले भी कि हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं। आज उसी क्रैश कोर्स के अंतर्गत एक मॉडर्न इंडिया के एक टॉपिक है, भारत औपनिवेशिक काल के दौरान भारत का आर्थिक इतिहास, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। हम लोग जानते हैं कि 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से विधिवत रूप से स्थायित्व प्रदान करता है और लगभग 200 सालों तक 1947 तक भारत पर शासन करता है। इस दौरान 1757 से लेकर 1947 तक के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो समाज हो, अर्थव्यवस्था हो, राजनीतिक गतिविधियां हो, में हस्तक्षेप किया है, कुछ सुधार किया है। तो इन्हीं पूरे कालखंड के दौरान जो आर्थिक गतिविधियां जो अपनाई है, उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस दौरान जो भी चीज़ें घटी है उसे हम मोटे तौर पर 6 भागों में देखते हैं। इसमें कौन कौन से चरण आए, थोड़ा कर संरचना कैसी थी, धन का निष्कासन सिद्धांत भी देंगे, फिर रेलवे के बारे में चर्चा करेंगे, उद्योग के बारे में और बैंक के बारे में। तो ये 6 सेक्टर पे हम लोगों ने पूरा आर्थिक को देखेंगे। ठीक है। अब बात स्टार्ट करते हैं 1757 में। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 1757 में प्लासी की लड़ाई के पश्चात ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में वित्तीय हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। अगर इस दौरान देखते हैं तो जो चरण है 1700 की प्लासी के बाद जो उपनिवेशवाद का जो चरण है वो मोटे तौर पर 3 चरण इसके अंतर्गत आता है। 1757 से लेकर 1813 तक का चरण। हम लोग कि 1813 का एक्ट आया था और इसके बाद क्या होता क्या है कि इस एक्ट में विशेष रूप से एक नीति अपनाई जाती है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल चाय और चीनी मतलब चीनी देश के साथ व्यापार करने की अधिकार दिया जाता है, बाकी अधिकारें छीन ली जाती है। तो ये जो पूरा का पूरा दौर था 1813 तक, वो चरण वाणिज्यिक चरण कहलाता है। इसके अलावा फिर देखते हैं 1813 से लेकर 58 तक जब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती है, तब तक जो चरण है वो चरण, इसमें औद्योगिक मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई थी, इसीलिए इसे औद्योगिक मुक्त व्यापार का चरण कहते हैं। और जब ब्रिटिश क्राउन का शासन स्टार्ट होता है 1858, खासतौर पर देखते हैं 1 नवंबर 1858 को महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा जाता है और उसके बाद 47 तक चरण चला, उसे वित्तीय पूंजीवाद का चरण कहा जाता है। तो ये पूरे दौर में 3 चरण है। अब इससे डायरेक्ट भी प्रश्न सकते हैं कि प्रथम चरण कब से कब तक रहा, द्वितीय चरण कब से कब तक रहा, या तृतीय चरण कब से कब तक रहा। तो ये तो है ही, औद्योगिक मुक्त व्यापार का चरण कब से कब तक माना जाता है। तो ये प्रश्न तो पूछे जाएंगे। इसके अलावा 2 प्रश्न और होता है। इसमें है पहला कि पर्सिवल स्पीयर ने एक स्टेटमेंट कहा था कि भारत का जो उपनिवेशवाद का जो प्रथम चरण है, वाणिज्यिक चरण, इसे खुली और बेशर्मी लूट का काल कहा है। ये कभी कभी डायरेक्ट पूछता है कि खुली और बेशर्मी लूट का काल पर्सिवल स्पीयर ने किस उपनिवेशवाद के चरण को कहा, तो प्रथम चरण को कहा है। ठीक है। इसके अलावा देखते हैं कि जो औपनिवेशिक काल का तृतीय चरण था, वित्तीय पूंजीवाद का चरण, तृतीय चरण, उसमें सर्वाधिक जो पूंजी का निवेश हुआ है दोस्तों, वह सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत किया गया था। इसके अलावा जो दूसरा सबसे ज्यादा जो निवेश हुआ है वह रेल निर्माण में किया गया है। तो ये डायरेक्ट प्रश्न भी बनते हैं यहाँ से। पहला कि सबसे ज्यादा तृतीय चरण में किस पे निवेश किया गया था, तो सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत, दूसरा रेलवे के अंतर्गत, या ऑप्शंस अगर सार्वजनिक ऋण नहीं हो तो रेल निर्माण पर आप कर सकते हैं। तो ये रहा। इसके देखते हैं जो दूसरा टॉपिक हम लोग का है, कर संरचना। तो कर संरचना हम जानते हैं कि पूरे भारत में 3 प्रकार की कर संरचना लागू थी, स्थायी बंदोबस्त, महालबाड़ी और रैयतबाड़ी। तो एक डायग्राम के अंतर्गत हमने प्रयास किया है बताने का कि ईस्ट इंडिया पूरे भारत में 3 प्रकार की कर प्रणाली जो अपनाई थी। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त को जो लागू किया गया है 1793 ईस्वी में कार्नवालिस द्वारा लागू किया गया था और यह जो प्रणाली थी पूरे भारतीय भूभाग का 19% पर था। ठीक है। और जो क्षेत्र की बात करते हैं तो ये 19% के अंतर्गत बिहार, बंगाल, उड़ीसा और यूपी के बनारस क्षेत्र को शामिल किया गया है इसमें। ठीक है। इसके अलावा देखते हैं तो इसमें जो बंटवारा था, जो पैसे का बंटवारा, चूंकि इसका जो वसूली है वो जमींदारों द्वारा की जाती थी, तो जो बंटवारा था उसमें 1/11 भाग, मतलब कि 11 रुपया में 1 रुपया जो है वो जमींदार लेते थे और 10/11 भाग
ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी। तो ये रहा बंटवारा। फिर इसके अंतर्गत एक सूर्यास्त कानून पर यह आधारित था। कहने का मतलब है कि यह व्यवस्था जो है सूर्यास्त पद्धति पर आधारित थी। मतलब कि आपको एक डेट दिया गया था और इस डेट के दौरान अगर संध्या होने से पहले तक अगर पैसा आप जमा कर देते हैं जो कर के रूप में आया है, अगर वो जमा कर देते हैं तो आपको जो जमींदारी है वह दी जाएगी। अगर आप जमा नहीं करते हैं तो आपकी जमींदारी जो है नीलामी कर दी जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया थी। ठीक है, अब हम देखते हैं रैयतवाड़ी के अंतर्गत क्या होता है। ठीक है, शादी विवाह का माहौल है, क्या किया जाए। चलिए रैयतवाड़ी की बात करते हैं। रैयतवाड़ी के अंतर्गत देखते हैं जो लागू 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के बाड़ा महल क्षेत्र से इसे लागू किया गया था। और लागू करने का जो श्रेय है वह थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, वसूली, इसमें जो पैसा का जो वसूली होता था, यहाँ तो जमींदार करते थे, यहाँ डायरेक्ट किसानों से वसूली की जाती थी। इसके अलावा ये जो पद्धति अपनाई गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, वह पूरे भारतीय भूभाग के 51% पर लागू था। और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं वह क्षेत्र है खासतौर पे मद्रास, पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंबई और असम का क्षेत्र। तो खास तौर पे आप देखिएगा तो ये पूरा का पूरा भारत का क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत। फिर इसका जो उपज का कितना प्रतिशत, तो इसमें तो फिक्स नहीं था, इसलिए कहा जाता है कि जो जितना वसूल करेगा उसी के अकॉर्डिंग पैसा दी जाएगी। लेकिन इसमें उपज का जो है वो अधिकतम 55% और न्यूनतम 33% के बीच लागू था। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लागू था। तीसरी व्यवस्था है महालवाड़ी व्यवस्था, और यह जो लागू हुआ है वह 1818 से 22 के बीच में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर हुआ है। और इसे लाने का श्रेय या लागू करने का श्रेय है वह हॉल्ट मैकेंजी को जाता है। और यह व्यवस्था जो वसूली की जाती थी, वसूली खासतौर पर देखते हैं कि इसके अंतर्गत पूरा गांव था। पूरा गांव मतलब कि पूरे गांव पर बंधा हुआ था कि आप इतना % देना है। और किसी खासतौर पर देखते हो फिल्म वगैरह में दिखाता भी है कि एक पेड़ के नीचे सभी लोग अपने अनाज या कर जो भी जिस तरीके से हो वो लाके जमा करते थे। तो ये पूरा पूरा महाल व्यवस्था था। और इसका जो प्रधान होते थे वो ग्राम प्रधान होते थे, मतलब कि कर कौन दिया नहीं दिया इसका सारा जानकारी जो है ग्राम जो है ग्राम प्रधान देते थे। इसका जो क्षेत्र अगर देखा जाए तो एक तो इसका कुल 33% पर लागू था। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से संयुक्त प्रांत, आगरा, अवध, मध्य प्रांत, पंजाब, ये क्षेत्रों में लागू था। और इसे एक विशेषता इसलिए भी कहते हैं, इसे मार्टिन वर्ट्स योजना के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, इसलिए ध्यान रखिएगा। मार्टिन वर्ट्स योजना कौन है, तो महालवाड़ी व्यवस्था को मार्टिन वर्ट्स योजना कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कि धन के निष्कासन के तहत क्या हुआ था। दोस्तों धन का निष्कासन जो सिद्धांत है वो दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया था। विशेष रूप से कहते हैं कि 1757 में जो प्लासी की लड़ाई हुई उसके बाद जो प्रक्रियाएं अपनाई गई थी, और जो पैसा है भारत से ब्रिटेन, चाहे वो सामान के रूप में गया हो या रेवेन्यू के रूप में गया हो, तो ये जो प्लान होता था, तो ये प्रक्रिया जो धन की निष्कासन की प्रक्रिया कहलाई है, इसको सबसे पहले जानकारी देने का श्रेय दादा भाई नौरोजी को जाता है। दादा भाई नौरोजी ने अपने प्रपत्र प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया के माध्यम से इसको सबसे पहले दिया था। यह लगातार कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इन्होंने जो धन निष्कासन की जो पद्धति है उसे अनिष्ट के रूप में चिन्हित किया है। ठीक है, अनिष्टों का अनिष्ट। इसके अलावा देखते हैं आगे चल के एक अर्थशास्त्री हैं आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त ने एक पुस्तक लिखा था भारत का आर्थिक इतिहास, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। लगातार कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, ठीक है ना। तो ये पुस्तक के माध्यम से उन्होंने भी धन निष्कासन की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। तो ये रहा। अब इस बात की प्रमाण खासतौर पर जो देखते हैं कि चाहे वो रेवेन्यू के रूप में हो या फिर कच्चे माल के रूप में जो प्लान हुआ है इंडिया से इंग्लैंड की तरफ, इसके बाद के प्रमाण जो देखते हैं खासतौर पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मद्रास के अध्यक्ष थे जॉन सुलीवन। इन्होंने सबसे पहली बार कहा था कि हमारी व्यवस्था कुछ स्पंज की तरह कार्य करती है, जिसके जरिए गंगा नदी के तट से अच्छी चीजों को सोखकर और टेम्स नदी के तट पर निचोड़ दिया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है इससे प्रमाणित होता है कि निश्चित तौर पे उस समय धन निष्कासन की पद्धति अपनाई जाती थी। और
ये रहा धन निष्कासन के तहत जो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आप बात करते हैं हम लोग रेलवे पर, कि रेलवे में क्या घटनाएं घटी थी। भारत में रेलवे की शुरुआत सर्वप्रथम अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। हम लोग जानते हैं कि पहली बार जो ट्रेन चली है वह 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली थी, और ये जो चली थी बम्बे के से थाने के बीच, या कह सकते हैं बम्बे का एक जगह है जी बोड़ी बंदर, बोड़ी बंदर से लेकर थाने के बीच चली थी, और कुल जो किलोमीटर है 34 किलोमीटर चली थी। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा 34 किलोमीटर चली थी, और उसमें 3 इंजन का प्रयोग किया गया था। इसका नाम है साहिब, सुल्तान और सिंध। ठीक है, इसमें जो टोटल यात्री बैठे हुए थे लगभग 400 यात्री बैठे हुए थे, और इसमें 14 डिब्बे लगे हुए थे। ठीक है, और कहा जाता है कि जब ये ट्रेन चली थी तो उस समय 21 तोपों की सलामी दी गई थी, और इसमें टोटल जो समय लगा था पहुंचने में वह आपका 1 घंटा 15 मिनट लगा था। मतलब कि बम्बई बोड़ी बंदर से लेकर थाने के बीच 1 घंटा 15 मिनट में पहुंचा था, और जो टाइमिंग है 3:30 से लेकर 4:45 के बीच में आपका समय लगा था। तो ये है, कभी कभी मान लीजिए किस्मत खराब किसी एग्जाम में पूछ दिया। तो चलिए अब है नेक्स्ट की औपनिवेशिक काल में सबसे अधिक रेलवे लाइन का जो विकास हुआ है वह कर्जन के शासनकाल में हुआ है। विशेष रूप से देखा जाए तो 1900 ईस्वी में रेलवे का सर्वाधिक विकास हुआ था, कर्जन के समय में। दोस्तों नेक्स्ट इसमें है कि रेलवे का जो निर्माण है वो लाभ की गारंटी व्यवस्था पर आधारित थी। हम लोग जानते हैं कि जो रेलवे सर्वाधिक द्वितीय जो निवेश जो था रेलवे में था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय ये तक नीति थी कि आप अपना पैसा रेलवे में इन्वेस्ट कीजिए, आपको निश्चित तौर पर गारंटी दी जाएगी, और ये लगभग 5% की गारंटी थी कि आपको नुकसान नहीं होगा, जब भी होगा आपको लाभ ही होगा, लाभ की गारंटी ली जाती थी। तो ये लाभ गारंटी व्यवस्था पर आधारित थी। रेल निर्माण का जो मूल उद्देश्य था वो दो रूपों में था। ऐसे तो कई सारे उद्देश्य हैं, लेकिन 2 उद्देश्य था। पहला कि गांव-गांव से जो भी कच्चे सामान हैं उसे बंदरगाह तक लेकर आना, और दूसरी अगर ऐसी कोई घटनाएं घटती है या गतिविधियां होती है तो जो सैनिक है वो सैनिक प्रत्येक क्षेत्रों में जल्दी से और आसानी पूर्वक पहुंचाया जा सके। तो इसलिए रेल निर्माण का ये मूल उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब कि उद्योग में क्या क्या घटनाएं घटी थी। तो उद्योग के अंतर्गत देखते हैं तो औद्योगिक व्यवस्था का अंतर्गत सबसे पहले जो है भारत में सूती वस्त्र उद्योग की विकास की गई थी। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना जिसमें भारतीय की पूंजी लगा हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है कि भारतीय जो पूंजी लगा हुआ था, सबसे पहले कौन से उद्योग की स्थापना की गई, तो सूती वस्त्र उद्योग। और इसमें जो पहला मिल जो स्थापित किया गया था वह 1853 ईस्वी में बम्बई में किया गया था, और इसमें स्थापना करने का जो श्रेय या फिर कह सकते हैं कि जो सबसे पहले स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं कवास जी नाना। ठीक है, कवास जी नाना भाई के प्रयास से यह सूती वस्त्र का मिल स्थापित किया गया था। इसके बाद भारत में पहला जूट मिल जो है वह 1855 ईस्वी में बंगाल के सिरसा में किया गया। ये दोनों प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा। बंगाल के सिरसा में पहला जूट मिल की स्थापना की गई थी 1855 ईस्वी में। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन आपका है कि लौ उद्योग के रूप में, अगर इस बात पर देखा जाए तो लौह उद्योग के रूप में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो वर्तमान में टिस्को नाम से भी जाना जाता है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में साक्षी, जो खासतौर पे वर्तमान झारखंड जमशेदपुर जगह पे है, साक्षी, वहाँ किया गया था। और इसमें स्थापना करने का श्रेय जमशेद जी टाटा को जाता है। इन्होंने ही पूरे टाटा को गोद भी ले रखा है। अभी भी देखते हैं रतन टाटा हो या कोई भी चला रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर विकास किए हैं। ठीक है, तो ये रहा लौ एवं इस्पात उद्योग के अंतर्गत। इसके अलावा जो खासतौर पर देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद या प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अगर बात करें तो सबसे अधिक जो फायदा हुआ वो लौ उद्योग के अंतर्गत था, और उसमें भी सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है जमशेद जी टाटा, मतलब टाटा ग्रुप को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ था। इसी को ध्यान में रखते हुए जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो 1916 में खासतौर पे पूरे विश्व युद्ध के दौरान ही लॉर्ड हार्डिंग के समय में सर टॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, जब बहुत ज़्यादा फायदा कमाने लगी थी तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना की गई थी लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में, और नेतृत्व किसका था, तो सर टॉमस हॉलैंड। तो ये रहा उद्योग के अंतर्गत। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, लगातार पूछता रहता है, आप कर लीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। फिर आप बैंकिंग की बात करते हैं। बैंकिंग, तो बैंकिंग में हम लोग जानते हैं कि
1780 के दशक में भारत में यूरोपीय व्यापार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ब्रिटिश पूंजीपतियों द्वारा बैंक विकास की नीति अपनाई गई थी। खासतौर पे था कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। और भारत में जो प्रथम बैंक की स्थापना किया गया था वो था बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बैंक ऑफ इंडिया नहीं जो अभी स्थापित है, वो पहली थी बैंक ऑफ इंडिया। फिर 1806 ईस्वी में पहली बार बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, जो प्रथम प्रेसिडेंसी बैंक थी। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आया है। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल के रूप में प्रथम प्रेसिडेंसी बैंक स्थापना किया गया था और लगातार तीनों प्रेसिडेंसियों में फिर बैंक स्थापित किया गया था। 1806 में बंगाल में, 1840 में बॉम्बे में, ठीक है, बॉम्बे में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास। तो तीनों प्रेसिडेंसियों में बॉम्बे, ठीक है ना, कोलकाता, बॉम्बे, फिर मद्रास, तो तीनों प्रेसिडेंसी में स्थापित किया गया था। पहला 1806, 1840 और 1843 ईस्वी में तीन प्रेसिडेंसियों में बैंक की स्थापना की गई थी। आगे चल के देखते हैं कि तीनों प्रेसिडेंसियों को बैंक को मिलाकर 1921 ईस्वी में, ठीक है, इंपीरियल बैंक के नाम से स्थापित कर दिया गया। इंपीरियल बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। 1855 ईस्वी में पहली बार इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1860 ईस्वी में देखते हैं तो प्रथम दशक में पहली बार उत्तरदायित्व, मतलब कहने का मतलब है कि अभी तक जो है उसमें ब्रिटिश शक्ति का ही पैसा लगा हुआ था, ब्रिटिश लोगों का ही, लेकिन पहली बार सीमित उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए, अधिकार देते हुए 1860 ईस्वी में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई थी 1881 ईस्वी में। और ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत में भारतीय पूंजी द्वारा स्थापित पहला बैंक कौन सा है, तो अवध कमर्शियल बैंक है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि भारत द्वारा स्थापित पहला बैंक कौन है, तो पंजाब नेशनल बैंक है दोस्तों। ठीक है ना, जिसके हम चर्चा भी करते भी हैं कि 1894 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक पूर्णतः भारतीय संपत्ति द्वारा था और इसको स्थापित करने का श्रेय हरकिशन लाल गौवा को जाता है। ठीक है, फिर आगे चल के होता है क्या कि गोरेवाला समिति के सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और पूरा अधिकार भारतीय कह सकते हैं कि भारत सरकार अपने हाथों में ले ली और नाम दे दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नामकरण हुआ जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण कब किया गया है, तो 1 जुलाई 1955 को। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि केंद्रीय बैंक की स्थापना के बारे में। तो केंद्रीय बैंक की स्थापना के बारे में सबसे पहल करते हैं भीमराव अंबेडकर। ठीक है, केंद्रीय बैंक की स्थापना को लेकर भीमराव अंबेडकर ने सबसे पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने अपनी एक ग्रंथ लिखी थी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। रुपए की समस्या, इसके मूल और इसके समाधान। और ये रिपोर्ट दिया गया था हिल्टन यंग कमेटी को। हिल्टन यंग कमेटी ने इस पर काफ़ी पढ़ा और बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित भी हुआ, काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे। और 1926 ईस्वी में जब यह कमीशन भारत आई तो इसका नाम था रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। ठीक है, रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। अब डायरेक्ट चाहे ये नाम दे या हिल्टन यंग कमीशन, इन्हीं दोनों की सिफारिश पर भारत में आगे चल के केंद्रीय बैंक की स्थापना का स्टार्ट किया गया। और फिर बाद में आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के, खासतौर पे कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करके ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस मुद्दा को उठाया जाता है और फाइनली होता है कि इसे कानूनी रूप दिया जाए। और कानूनी रूप जब दिया गया तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 पारित की गई थी और 34 के तहत 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में आरबीआई की स्थापना की गई थी। आगे चल के देखते हैं कि जो इसमें अधिकृत पूंजी थी, मतलब 5 करोड़ रुपया अधिकृत पूंजी के साथ इस बैंक की स्थापना किया गया था। और आगे चल के 1937 में यह मुंबई में स्थापित कर दिया गया, कलकत्ता से मुंबई स्थानांतरण कर दिया गया था। इसके जो पहले गवर्नर थे सर ओसबर्न सिम्स स्मिथ थे और वर्तमान में शशिकांत दास हैं, 25 में हैं, याद रखिएगा, पहले ओसबर्न स्मिथ थे। इसके अलावा 1 जनवरी 1949 को इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और 1949 में यह पूर्णतः
सरकार के नियंत्रण में स्थापित हो गई। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था में क्या क्या हुआ, वो इकोनॉमिक्स का टर्म है, इकोनॉमिक्स के खंड है के अंतर्गत आएगा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो पूरे भारत अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के तहत इतने टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर आप इसको बार बार रिवीजन कर लेते हैं या एक दो बार आप देख लेते हैं तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, और चाहे तो आप बना कर देख सकते हैं जो प्रैक्टिस सेट है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना, फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं जल्दी ही कल नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।